डेल्टा का कितना डर। स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे डेल्टा वेरिएंट के कहर की, इसके लक्षण की और आईसीएमआर की नई स्टडी की। भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 देशों में इसके केस मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ महीनों में ये ज्यादा हावी हो जाएगा, यानी इसके और कई देशों में फैलने का खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि बीते 3 सप्ताह के अंदर ही अफ्रीका में संक्रमण के मामले दोगुने हो गए हैं। डेल्टा वेरिएंट वायरस के अन्य वेरिएंट्स की तुलना में ये 60% ज्यादा तेजी से फैलता है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के नए लक्षण भी सामने आए हैं। नई रिसर्च में पता चला है कि अगर आपको मामूली सा सर्दी जुकाम है और नाक से हल्का पानी आ रहा है तो ये डेल्टा वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। ये रिसर्च ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी ने किया है। यहां रिसर्च करने वाली लारा हेरेरो के मुताबिक जैसे जैसे वायरस विकसित हुआ, इसके सबसे सामान्य लक्षण भी बदल गए। रिसर्च के लिए डेटा ब्रिटेन से लिए गए हैं। यहां ज्यादातर केस डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। हेरेरो के मुताबिक बुखार और खांसी हमेशा से कोविड के सबसे आम लक्षण रहे हैं। इसके अलावा सिरदर्द और गले में दर्द भी कुछ लोगों में दिखता है, लेकिन नाक बहने की शिकायत काफी कम लोग करते थे। वहीं सूंघने की शक्ति 9वें स्थान का लक्षण माना गया है। आखिर क्यों डेल्टा वेरिएंट के लक्षण बदल रहे हैं, इस बारे में लारा हेरेरो का कहना है कि इंसान एक दूसरे से अलग हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र भी अलग हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही वायरस अलग अलग तरीके से अलग अलग संकेत और लक्षण पैदा कर सकता है। संकेत वो है जो दिखता है जैसे चकत्ते, लक्षण वो है जो महसूस होता है जैसे गला खराब होना। कोरोना के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बीच खबर यह है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक स्टडी में यह बात सामने आई है, जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और वैक्सीन की 1 या 2 डोज हासिल कर चुके हैं, वो कोविशील्ड वैक्सीन की 1 या 2 डोज लेने वाले व्यक्तियों की तुलना में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा सुरक्षित दिखते हैं। आईसीएमआर की स्टडी से पता चलता है कि ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यून कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाती है, जो अन्य म्यूटेंट स्ट्रेन्स की तुलना में अधिक संक्रमणीय और विषाणु जनित हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्टडी के निष्कर्षों से पता चला है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों ने अगर वैक्सीन की 1 या 2 डोज ली हैं तो वो एक कोविशील्ड की 1 या 2 डोज लेने वाले अन्य लोगों की तुलना में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा सुरक्षित हैं। स्टडी के जरिए कोविशील्ड से प्रतिरक्षित व्यक्तियों की एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को बेअसर करने का आकलन किया गया है। इससे पहले पिछले महीने आईसीएमआर ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी। बहरहाल सवाल यह है कि डेल्टा वेरिएंट अभी भी किस तरह बड़ा खतरा बना हुआ है, इसकी पहचान कैसे की जाए। क्या नाक बहने पर अब सतर्क होने की जरूरत है? क्या सरकार को नई गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है? आईसीएमआर की नई स्टडी में भी जो खुलासा हुआ है उसका भी विश्लेषण हम करेंगे। और मेरे साथ चर्चा में बेहद खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार जुड़ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल से। मेरे साथ डॉक्टर अनीता रमेश चर्चा का हिस्सा हैं, सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अंशुमान, शुरुआत चर्चा की आप ही से। सर, ये जो डेल्टा है ये तो बड़ा चकमा देने में माहिर है, क्योंकि जितना हम इसे समझ रहे हैं ये तो और स्मार्टली नए लक्षणों के साथ दिखाई दे रहा है। सर, इस डेल्टा को समझे कैसे असल में? घनश्याम जी, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संक्रमण सेकेंड वेव में जिस जेनोमिक म्यूटेशन से देखा गया वो डेल्टा वेरिएंट था, और इसी डेल्टा वेरिएंट ने अपने अंदर वर्जन 2 जो किया था, सबसे ज्यादा वेरिएंट ऑफ कंसर्न हुआ। उसने सबसे पहला काम किया, इन्फेक्टिविटी बढ़ाई और इम्यून इवेडिंग मैकेनिज्म, मतलब इम्यून सिस्टम को चकमा देना सीख लिया। ये होता ही है, जब इम्यूनाइजेशन प्रोसेस आपका चलेगा, वायरस म्यूटेशन उस दरमियान होगा तो ये करेगा। फर्दर म्यूटेशन डेल्टा प्लस का जो आ गया, उसमें AY.1 करके जो म्यूटेशन आया है, उसमें उसके सेक्वेंशियल जीनोम में स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ही म्यूटेशन आ गया, जिसके थ्रू ये वायरस ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल में एंटर करता था। तो ये और फर्दर क्या किया, एक तो संक्रमण दर इसका बढ़ गया, उसके ऊपर से इम्यून इवेडिंग मैकेनिज्म की प्रक्रिया, चकमा देने की प्रक्रिया इसने ज्यादा सीख ली, जिसके कारण कॉकटेल एंटीबॉडी का जो आपने सुना था बीच में एक दवा आई, उसको भी नाकारगर ये साबित कर रहा है। और अगर उसको नाकारगर साबित कर रहा है, हालांकि उस पर भी रिसर्च चल रहा है,
तो क्या ये वैक्सीनेशन प्रोसेस से बनने वाली प्रतिरोधक क्षमता को भी नाकारगर साबित करेगा? हालांकि इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन शक इसलिए जाहिर किया जा रहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को अगर चकमा दे रहा है तो हो सकता है ऐसा करे, और भविष्य में आने में कुछ वैक्सीन कंपनी को अपने वैक्सीन मॉडिफिकेशन की जरूरत है। संजोगवश कोवैक्सीन में एक एडजुवेंट हाइड्रोक्सीक्विन 2 टाइप का एडजुवेंट डाला गया है जो सेलुलर रिसेप्टर पे अच्छा काम करता है, ALR7 और 8 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। तो ये बेहतर काम अपने इंडिया में जो दोनों पहले से लग रहे थे वो बेहतरी की तरफ है, ये एक अभी तक अच्छी बात है। जी, तो डॉक्टर अनीता रमेश, डेल्टा के जरिए नए लक्षणों को समझे कि कैसे, क्योंकि ब्रिटेन की स्टडी में पढ़ रहा था मैम, तो उसमें ये कहा गया जो हल्का सर्दी जुकाम भी है जिसे हम बहुत लाइटली अभी तक ट्रीट कर रहे थे, वो भी कोरोना हो सकता है, और नाक बहना, नोज ब्लो करना भी एक रीजन है। तो माना जाए कि अब हमें नए लक्षणों को भी संजीदगी से लेना होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा दिखानी होगी इन सिम्टम्स को लेके। कुछ भी अगर स्मॉल सिम्टम्स होगा, कभी जुकाम होगा, नाक से पानी निकला है और आप उसके साथ साथ खांसी भी आ रहा है, स्मॉल, हम लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं, बोलते हैं ठंडा से लगा हुआ है, पसीना से हुआ, ठंडा पानी पिया, आइसक्रीम पिए है, पर उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये बहुत बढ़िया है। बिकॉज अभी भी दिखाई दे रहा है जो नया म्यूटेटेड वेरिएंट हमारे पास डेल्टा वायरस कभी दिन से है, बट अभी डेल्टा प्लस जो है, जो B617.1 और 2 दोनों AY1 AY2 दोनों म्यूटेशन आया है, इसमें स्मॉल सिम्टम्स को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, इवन बच्चों के लिए, बड़े के लिए, उसके साथ साथ जल्दी से हमको इलाज टेस्ट भी कराना है कोविड टेस्ट के लिए, बिकॉज ये वायरस तेजी से बढ़ते हैं, हाईली विरुलेंट है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं, टाइम नहीं देते हैं आपको। इससे पता भी है इस जो वेरिएंट है इसमें वैक्सीन का काम थोड़ा बहुत कम है, अगर वैक्सीन 70% देते हैं उससे नीचे प्रोटेक्शन देते हैं ये वायरस से, इस वायरस इन्फेक्शन से। तो ये हमारा गार्ड में गौर करना है, मास्क हमारा तैयार करना है, सब समय पहनना है, 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है और वैक्सीन भी लेना है आपको। जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंशुमान जरा ये भी समझाइए मेरे व्यूवर्स को सर कि वायरस के इतने अधिक म्यूटेशन के पीछे वजह क्या है? लगातार बढ़ते जा रहे हैं सर, किसको समझें किसको ना समझें, बड़ी स्थिति खराब हो जाती है कई बार। म्यूटेशन होना वायरस की स्वाभाविक प्रक्रिया है। वायरस जब तक ट्रांसमिट होता रहेगा, मतलब एक इंसान के शरीर से दूसरे इंसान के शरीर में जाना चाहेगा, तब तक म्यूटेशन क्या होता है, वायरस जब रेप्लिकेट करता है उससे कुछ गलतियां हो जाती है अपने संरचना को बनाने में। वो गलतियां अगर हमारे लिए कंसर्न की बात होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो हम उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर देते हैं। अदरवाइज म्यूटेशन 24,300 से ऊपर म्यूटेशन हो चुके हैं अभी तक कोरोना वायरस के, इतनी चर्चा नहीं हुई। कुछ चर्चा क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जो कंसर्न करे, या तो संक्रामक दर बढ़ा दे, मारक क्षमता बढ़ जाए, या कोई स्टैब्लिश ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को चैलेंज कर दे, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को चैलेंज कर दे, या वैक्सीन को नाकारगर कर दे रहे। 4 अभी तथ्य ऐसे चल रहे हैं कि अगर इनको चैलेंज करेगा तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम कहेंगे। और ये जितनी लंबी प्रक्रिया चलेगी ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने में, उतने नए वेरिएंट, नए म्यूटेंट आते ही रहेंगे। इसीलिए एक्सपर्ट का डे 1 से रिकमेंडेशन है वैक्सीनेशन प्रोसेस को फास्ट करके जल्दी से आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ प्रोग्रेस कीजिए। वही एक तरीका है कि हम म्यूटेशन को फर्दर रोकेंगे। वायरस खत्म नहीं होगा, लेकिन सुसुप्तावस्था में चला जाएगा, हाइबरनेशन में चला जाएगा, हमारे वातावरण में रहेगा, लोगों को डैमेज नहीं पहुंचाएगा। उसके लिए एक ही लक्ष्य रखना चाहिए, वैक्सीनेशन प्रोसेस को फास्टिंग करके मैक्सिमम पॉपुलेशन को हार्ड इम्यूनिटी रख ले जाए। लेकिन डॉक्टर अनीता रमेश, जो अंशुमान जी कह रहे हैं कि हार्ड इम्यूनिटी की ओर हमें बढ़ना है, लेकिन वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसके हिसाब से हम हार्ड इम्यूनिटी से कितने दूर दिखाई देते हैं? हमारे एफर्ट्स में कितनी तेजी और लेके आनी होगी मैम? यस, हर्ड इम्यूनिटी एक बड़ी बात है। अभी लास्ट एक स्टडी आया है मुंबई से, वहीं पे जो दिखाई गई है स्लम वाले बच्चे को और बच्चे को, ओके, जो स्टडी अभी निकला है, दिखाई दिया है एंटीबॉडी टाइटर वो बच्चों में ज्यादा है। ओके, वो बच्चे बाहर जाते हैं, खोलते हैं, सबके साथ मिलते हैं, 2 रिस्ट्रिक्शंस है, उसी वजह से उनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुका है। और ऐसे ही बच्चों को उतना तेज इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, और ये जो एंटीबॉडी अंदर बन चुके हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो लगभग देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, 68% दिखाई दे गया
मुंबई का बच्चों में एक स्टडी जो मुंबई कॉर्पोरेशन से रिलीज हुआ है। तो इसमें एक गुड न्यूज है कि यस हमारे पास अभी हर्ड इम्यूनिटी का बात चल रहा है, यस दिखाई दे रहा है बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी है। ये अच्छा खबर है कि आने वाले थर्ड वेव अगर बच्चे को अफेक्ट हुआ तो यस मामूली सा वेव होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, तो इसी से हर्ड इम्यूनिटी का है। और हम एक बार और बात भी बताना चाहते हैं, जैसे हम कैंसर स्पेशलिस्ट हैं तो कैंसर का सेल्स का भी ऐसे करके जेनेटिक मटेरियल वो बदलते रहते हैं, वायरस भी बदलते रहते हैं। काफी पहले भी हिस्टोरिकल टाइम में बहुत सारे वायरस 5 बार वेव आया है, तो साथ वायरस का दूसरा था। तो वेव कुछ खतरनाक होता है, कुछ वेव मामूली होता है, कुछ वेव पता नहीं चलता है अच्छा है, क्योंकि ये जो म्यूटेशन है इसी से कुछ म्यूटेशन अच्छे हैं। तो म्यूटेशन क्या होता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है अंदर में, आरएनए डीएनए जो भी बताइए, वो जो जेनेटिक मटेरियल कभी कभी चेंज होता है, एक डेट को चेंज हो गया, वही डेट चेंज हो गया, वो बदलते रहते हैं। अपने कैंसर सेल्स भी ऐसे ऐसे बदलते रहते हैं, इसलिए हमने कैंसर से क्यों डरे हैं, क्योंकि बदल करके दोबारा आ जाते हैं, दूसरा जगह में स्प्रेड हो जाते हैं। उसी समय दवा बदलना है, इलाज बदलना है, बिकॉज पुराना दवा वो काम नहीं करेगा, बिकॉज म्यूटेशन हो गया। तो सेम एप्लीकेशन इन वायरस ऑल्सो, वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल बदलते हैं, बदल करके नया नया जेनेटिक मटेरियल, आपको पता है जो वुहान का वायरस था उसके बाद अल्फा आया, बीटा आया, डेल्टा आया, अभी डेल्टा प्लस आया। ये हमारे हाथ में नहीं है, तो हमको क्या करना है, जेनेटिक जीनोमिक टेस्टिंग करते रहना है, म्यूटेशन देखना है, और उसी साथ साथ हमारे पास वैक्सीन भी बनाना है जो एंटीबॉडी बनेगा इसी नया एपिटोप के ऊपर। तो वही है, और कितना वायरस म्यूटेशन होने वाला है पता नहीं है। हमको कैंसर पेशेंट कभी कभी 5 बार 6 बार भी रिलैप्स करते हैं, और हर बार हम लोग मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करने के बाद दिखाई देता है नया एक रिसेप्टर आया, नया पॉजिटिविटी आया, नया दवा देना है। तो इसी हिसाब से स्टोरी चलते रहते हैं। कैंसर सेम थिंग वायरस में भी चल रहा है हमारा। अभी जो म्यूटेशन है अभी दिखाई दे गया है, कुछ गुड न्यूज, अभी जो कोवैक्सीन का कल जो रिजल्ट निकला है फॉरेन से, हमारा बना हुआ वैक्सीन गुड 77.8% उसने दिखाई दिया, डेल्टा वायरस से ऊपर भी अच्छा काम कर रहा है। और आपने जो ICMR का स्टडी बताया है इसमें और भी अच्छा इंडिकेशन है। क्या है कि अगर आप कोविशील्ड का 1 डोज लिया है, 2 डोज लिया है, उसके साथ साथ आपका कोविड इन्फेक्शन भी हुआ है, इसी में दिखाई दे रहा है योर चांस ऑफ इम्यूनिटी वेरी। बिल्कुल डॉक्टर अनीता रमेश, और ICMR की इसी स्टडी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंशुमान आपके पास मैं इस स्टडी को लेकर आना चाहूंगा। डॉक्टर अंशुमान कुमार, ब्रेक से पहले सर हम बात कर रहे थे असल में ICMR की रिपोर्ट का, जिसका जिक्र डॉक्टर अनीता रमेश ने किया। सर अगर आपको कोविड हुआ है और 1 डोज भी अगर आपने लगाई है तो फिर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। सर क्या ये माने कि दूसरी डोज की फिर जरूरत ही नहीं है, या फिर ये सिर्फ रिलैक्स हम खुद को कर सकते हैं, एहतियात हमें पूरे करने होंगे? नंदन जी देखिए, कोई भी स्टडी होती है उसका एक तथ्य क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप माना जाता है अनवैक्सीनेटेड अनइंफेक्टेड पॉपुलेशन, मतलब जिसको ना कभी कोरोना हुआ है, सीरो सर्वे में कोविड एंटीबॉडी निगेटिव है और इम्यूनाइज नहीं लगा है। उससे हमें कंट्रोल ग्रुप से चेक करना पड़ता है कि जो ग्रुप जिसमें या कोविड का संक्रमण हुआ और 1 डोज भी अगर कोविशील्ड की वैक्सीन लग गई है तो इसके अंदर, इस शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता कंट्रोल ग्रुप से बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड डोज रिकमेंडेड नहीं है। ये जरूर है कि जो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड नहीं थे वो प्रोटेक्शन उनका बढ़ गया, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन से एंटीबॉडी बनी जिसकी मेमोरी सेल इम्यूनिटी के तहत मेमोरी सेल ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो फर्स्ट डोज इटसेल्फ ही चैलेंज का काम करती, बूस्टर का काम कर जाती है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं आया है कि फर्स्ट डोज के बाद इसको बूस्टर डोज हम नहीं लगाएंगे। ICMR ने ये जरूर कहा है कि दिस ग्रुप इज बेटर देन अनवैक्सीनेटेड अनइंफेक्टेड ग्रुप, इतना ही अंतर है जी। तो डॉक्टर अनीता रमेश, असल में वैक्सीनेशन को आप कितना इंपॉर्टेंट मानती हैं? क्योंकि वैक्सीनेशन पे लगातार जोर दिया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि बिना इसके काम नहीं चलने वाला है, लेकिन मैम वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में कई तरह के भ्रम है। लोगों को वैक्सीन के बाद बुखार आ जाता है तो वैक्सीन को ही कई तरह के आरोप लगाने लगते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या अभी अवेयरनेस की कमी है या फिर ठीक चल रहा है सब कुछ? वैक्सीनेशन के अवेयरनेस पहले कम था,
बहुत हेजिटेंसी था, बहुत आदमी को वापस आया नहीं, डोज भी नहीं लिए, पर्टिकुलरली विलेजेस में, रूरल में, इवन अर्बन में भी एजुकेटेड पीपल नहीं लिए इससे। ओके, मिसकंसेप्शन था, ओके, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन था। जब हमारा पास सेकेंड वेव आया और हम दिखाई गया बहुत सारे आदमी को बहुत हो गया और कितना आदमी एडमिशन हो चुके, सब डर से मारे अभी हेजिटेंसी चला गया है उनको। ओके, और सब कोई उतना हेजिटेंट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद हमारे आप लोग जो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं टीवी के बाद, न्यूज में, चैनल में, सब अभी हेजिटेंसी बहुत सारे कम है। प्लस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो ड्राइव है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन ओपन कर रहा है, फ्री वैक्सीनेशन इंसेंटिव भी दे रहा है, उसी वजह से वो काफी कम हो गया। बट हमारे पास अभी डेटा है 40 करोड़ ऑफ इंडियंस हैज ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड, जहाँ पे हमारा 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है। तो ये बढ़िया बात है। और काफी वैक्सीन पर भी कभी कभी शॉर्टेज होता है, बट कभी कभी अभी नया बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं, तो वैक्सीन इज सॉर्टेड आउट। तो हेजिटेंसी कम है। आप जो बताया है, ये थोड़ा दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, ये पहले हमारे साथ मिसकंसेप्शन था, बट ये बच्चों में भी होते हैं जो बच्चों का वैक्सीन लेते हैं। बट धीरे धीरे ये भी दूर हो गया है कि वो मामूली बुखार और दर्द के लिए आपको वैक्सीन छोड़ना नहीं है, वैक्सीन लगातार टर्म पे लगाना है। और आपका वो कंटिन्यूएशन जो बात कर रहे हैं, यस, आई एग्री विद डॉक्टर अंशुमान कि हमको 2 डोज किसी हिसाब से भी लेना है, जरूरी है। ये नहीं है कि हमारे पास वैक्सीन, तो अभी क्या गाइडलाइंस है, अगर आप फर्स्ट डोज लिए हैं, उसके बाद आपका कोविड वायरस इन्फेक्शन हो गया, 3 महीना के बाद आपको जरूरी है सेकेंड डोज लेना ही लेना। और अगर आप 2 डोज ले चुके हैं, उसके बाद भी आपको इन्फेक्शन हो, ओके, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। इस वैक्सीन से क्या फायदा मिलता है कि हमारे पास इनका एंटीबॉडी टाइटर अच्छे से बनते हैं। हम गारंटी से नहीं बोल पाएंगे कि वायरस दोबारा बिकॉज म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होगा। तो बस अभी बच्चे बोल सकता है, अगर आपके पास वायरस इन्फेक्शन हुआ तो वो मामूली होगा, आपको सीवियरिटी कम होगा, शायद आईसीयू का जरूरत नहीं है, वेंटिलेटर का जरूरत नहीं है, उतना ऑक्सीजन का भी जरूरत नहीं है। तो मॉडरेट इन्फेक्शन, मीडियम इन्फेक्शन से आप बाहर निकल आ सकते हैं। और अगर वैक्सीनेशन साथ साथ को भी आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ तो दिखाई दिया आपका शरीर के अंदर ह्यूमरल एंड सेलुलर एंटीबॉडी, जो डॉक्टर अनुष्मान ने बताया है, वो ज्यादा है। और इट इज अ प्रोटेक्शन बिकॉज आपके अंदर आपको नॉर्मल वायरस के लिए भी प्रोटेक्शन है, प्लस आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ, उसके साथ साथ भी डेल्टा और नया वाला म्यूटेंट से भी आपका इम्यूनिटी बढ़ चुके हैं। तो यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। तो हमको कहीं नॉट ओनली एक तरीका से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वैक्सीन आपको 100% गारंटी नहीं देते हैं। तो सेल्यूलर ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाने के लिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन होना चाहिए, बट अगर इन्फेक्शन हुआ है एंड वैक्सीनेशन लिए हैं, अब अच्छे हैं, तो अब आपके अंदर इम्यूनिटी काफी है। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहता हूं, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है और इस बीच उनका कोई डोज ड्यू है, पहली डोज लगाने के बाद सेकंड डोज का टर्म आ रहा हो, तो सर क्या वो कीमोथेरेपी के साथ अपना सेकंड डोज लगवा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। कीमोथेरेपी जो देते हैं उसमें कुछ कीमोथेरेपी, सारी कीमोथेरेपी नहीं, कुछ कीमोथेरेपी ऐसी होती है जो बोन मैरो सप्रेशन कराती है। और बोन मैरो सप्रेशन का मतलब है कि जनरल इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करती है, जिसमें सेलुलर न्यूट्रोफिल और इस तरह की जो प्रोटेक्शन वाले सेल्स हैं हमारे कम होते हैं। इनडायरेक्ट इसका, अच्छा, जो वैक्सीन आप देते हैं वो भी चैलेंज दे रहा है आपके बॉडी को एंटीबॉडी बनाने में, दोनों तरीके की, सेलुलर एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनोग्लोबुलिन। उस समय कीमोथेरेपी देने के बाद इसका इम्यून सिस्टम पेशेंट का रिकवर होने लगता है, नॉर्मल की तरफ जाने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग रेकमेंड करते हैं, जो ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनके संपर्क में रह के ही आप डोज लें। मतलब वैक्सीन की डोज का प्लेसमेंट कीमोथेरेपी की डोज की प्लेसमेंट से ऐसे सुचारू रूप से किया जाए कि जब वैक्सीन चैलेंज दें तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना सके, न कि इम्यून सप्रेस स्टेट में आप रहें उस समय। बस इतना ही सामंजस्य बिठाना है, ये ऑन्कोलॉजिस्ट पे आप छोड़ दें। और जिनका कैंसर मरीज का इलाज कंप्लीट हो चुका है, सर्जरी होनी थी, कीमो होनी थी और नॉर्मल है, उनके लिए सेम गाइडलाइन है जो एक नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए है। सिर्फ रनिंग कीमोथेरेपी में, ऑनगोइंग कीमोथेरेपी में गाइडलाइन ऑन्कोलॉजिस्ट के कंसर्न में रह के ही।
जी सर, शो को वाइंड अप करूं डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ सर, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो माएं असल में फीड कराती हैं सर, उनको भी वैक्सीन लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? प्रेगनेंसी क्या कोई खास समय है, 1 महीना, 2 महीना, 9 महीना या फिर 6 महीना, कहीं पे क्या हम इससे थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, वैक्सीन नहीं लगानी है, या हम कभी भी वैक्सीन के लिए जा सकते हैं? इसको तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गाइडलाइन में, स्तनपान करने वाली महिलाएं वैक्सीन लें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी जाके वैक्सीन ले सकती हैं। इस पे जब तक रिसर्च रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम लोग हेजिटेंट है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। लेकिन अब उसको भी क्लियर कर दिया, प्रेग्नेंट लेडी में सेफ है, आप जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, बहुत शुक्रिया, आपका समय निकाला। डॉक्टर अनीता रमेश, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आपको इस डेल्टा से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एहतियात बरतने हैं, और एपीएन लगातार आपको ये समझाता रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह के एहतियात आपको बरतने हैं, क्योंकि सिर्फ हम खबरें नहीं दिखाते हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं और आपके सुख दुख में साझी बने हुए हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सारे एहतियात बरतिए, और जितनी भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, वैक्सीनेशन की तरफ अपने कदमों को लगातार बढ़ाते रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।